तो स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो जैसा कि जानते हैं कि बीएचपीसीएल का जो क्लास रेगुलर रूप से अभी वर्तमान में करवाया जा रहा है, 7 क्लासों को हम लोगों के द्वारा करवा दिया गया है और आज जो है 8वां क्लास होने वाला है। और इसका सिलेबस सभी लोगों को पता ही होगा जो किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन जो है आपको 50 क्वेश्चन जो है ट्रेड से पूछा जाता है। तो इसके लिए ट्रेड जो है अब विशेष जोर दिया जा रहा है इस पर, और जो चैप्टर चलाया जा रहा है वो चैप्टर को चला करके उसके बाद जो आगे जो मिलेगा उसको करवाया जाएगा। और साथ साथ उसके बाद 15 नंबर का जो रहता है कंप्यूटर रहता है वो भी करवाया जाता है। और जीके जीएस जो है वो आपको 10 नंबर का होने वाला है, जो कि जीके जीएस करंट सभी रहता है। वो भी आप लोग को लूसेंट के माध्यम से जो आप लोग का कमेंट भी आ रहा था कि उसको भी पीडीएफ में इंक्लूड कीजिए, तो आगे से वो भी कोशिश किया जाएगा कि डाल दिया जाएगा। और उसके बाद जो है आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ उसके बाद हिंदी इंग्लिश का जो रहता है वो अपने से पढ़िए। रीजनिंग भी रहता है, 10 क्वेश्चन रीजनिंग रहता है। और साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप जो है और व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पर आपको पीडीएफ के माध्यम से जो है टेस्ट भी प्रोवाइड करवाया जाता है, जो कि टेस्ट को आप लोग लगाइए और उसको टेस्ट लगाने के बाद जो आप अपना कमेंट जरूर दिया करें जो कितना मार्क्स ला रहे हैं। सभी लोग उसी से तैयारी करते हैं, यहाँ भी वही सब सेट को लगाते हैं। तो लगभग 65-70 की रेंज में नंबर रहता है। तो आप लोग भी कमेंट कीजिएगा कितना मार्क्स आ रहा है, उसी अनुसार से तैयारी को आगे बढ़ाते हुए, अगर नंबर के आधार पर ही आगे देख करके उसके बाद तैयारी को किया जाता है। तो इसी सब बातों को लेकर के उसके बाद कल जो क्वेश्चन कराया गया था, जो कि प्रदीप्ति का कुछ क्वेश्चन करवाया गया था कुछ चैप्टर में, ये दूसरा चैप्टर था इलेक्ट्रीशियन का, जो कि प्रदीप्ति का कुछ बचा हुआ भाग है उसको आज करवाया जाएगा। उससे संबंधित जितना भी कल का क्वेश्चन रहा था उसका क्वेश्चन को भी कुछ लेकर के उसके बाद आया है। तो बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा, जो सूर्य से निकलने वाली कुल ऊर्जा का मान जो है लगभग कितना % प्रकाश ऊर्जा के रूप में पृथ्वी पर पहुँचता है? ये 40% पहुँचता है। और प्रकाश उत्पादन का मुख्य स्रोत जो हो जाएगा, कितने प्रकार के स्रोत होते हैं? 2 प्रकार के स्रोत होते हैं, जिसमें दोनों स्रोत जो हो जाएगा, पहला स्रोत प्राकृतिक होता है, दूसरा होता है कृत्रिम हो जाएगा। प्राकृतिक में जो होता है सूर्य चंद्रमा तारा आ जाते हैं, और कृत्रिम जो होता है जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया बल्ब होता है, मोमबत्ती, लालटेन, ये सभी जो होता है वो कृत्रिम स्रोत का उत्पादन हो जाएगा। बताइए प्रदीप्ति किसी सतह पर प्रकाश के टकराने का ही प्रतिफल हो जाएगा। और प्रकाश जो है एक प्रकार क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है, ठीक है। और सूर्य का प्रकाश जो है कितने रंगों में विभक्त हो जाएगा? ये 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की गति जो होता है वो कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कल का भी रिवीजन करवा देते। कल का रिवीजन करवाने के बाद आज का जो टॉपिक था वो कुछ क्वेश्चन जो है कम बनने वाला था, इसलिए कल का रिवीजन के साथ साथ आज का जो क्वेश्चन था उसको करवाया जाएगा। बता दीजिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य वाला रंग जो होता है वो कौन सा होता है? लाल सबसे अधिक का होता है, और बैगनी का जो होता है वो सबसे कम हो जाएगा। और वर्णपट पर जो है सबसे ऊपर का रंग जो होता है वो कौन होता है? बैगनी ही सबसे ऊंचा होता है, और सबसे नीचे का कौन होता है? लाल हो जाएगा, ठीक है। और प्रकाश जो है किस रेखा में गमन करती है? तो एक सीधी रेखा, ठीक है। प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है। बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कितना डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर इनकंडेंसेंट लैंप जो होता है जो कि कार्य करता है? ये 2300 से लेकर के 3000 डिग्री, ठीक है। 2300 से लेकर के 3000 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में जो तापमान जो होता है वो इनकंडेंसेंट लैंप जो होता है वो काम करता है। आगे कुछ में विकिरण की तरंग की लंबाई जो होता है वो कितना मीटर से कितना मीटर के बीच में होता है? तो 0.4 × 10⁻6 मीटर से -6 मीटर से लेकर के 0.7 × 10⁻⁻6 मीटर तक ही होता है। बताइए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का संचरण जो होता है वो किस माध्यम से होता है? ये पारदर्शी माध्यम से होता है, ठीक है। प्रकाश का संचरण किस माध्यम से होता है? तो ये पारदर्शी माध्यम से होता है। आगे बताइए, मनुष्य की आंख जो होता है वो कौन कौन सा रंग के लिए अधिक संवेदनाशील होता है? ये पीला हरा रंग के लिए होता है। पीले और हरे रंग के लिए अधिक संवेदनशील होता है आंख, जो मनुष्य का आंख जो होता है पीला और हरा रंग के लिए जो अधिक संवेदनशील होता है। और प्रकाश जो है एक प्रकार कैसा तरंग हो जाएगा? तो ये अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगा, ठीक है। अनुप्रस्थ तरंग, प्रकाश एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मानव नेत्र में कितना एंगस्ट्रम के प्रकाश हेतु अत्यंत संवेदनशील मानी जाती है? ये 5500, ठीक है। 5500 एंगस्ट्रम हो जाएगा। और एक एंगस्ट्रम में कितना मीटर होता है? 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और एक माइक्रोन में कितना मीटर होता है? 10⁻⁻6 मीटर हो जाएगा। और एक जो एंगस्ट्रम में होता है वो कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा। एंगस्ट्रम को किससे निरूपित किया जाता है? ए से किया जाता है, E⁻0, ठीक है, ए से निरूपित किया जाता है। बताइए अधिकतम उत्सर्जन क्षमता जो होता है वो कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर प्राप्त किया जा सकता है? ये 6200 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम जो है, अधिकतम उत्सर्जन क्षमता जो है ये 6200 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्राप्त किया जा सकता है।
आगे बताइए, प्रकाशित तल के इकाई क्षेत्रफल पर तल के लंबवत दिशा पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा को उसका क्या कहा जाता है? उसका प्रदीप्ति कहा जाता है, जिसको किससे व्यक्त किया जाता है? प्रदीप्ति जो होता है इसको ई से डिनोट किया जाता है, ई से डिनोट करते हैं, जो कि ये जो होता है वो कैपिटल ई होता है, और कैपिटल ई बराबर जो होता है वो एफ बट्टा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए किसी प्रदीप्ति जो है यह किस डायोड पर आधारित रहता है? यह इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो जाएगा, और यह इलेक्ट्रॉनिक डायोड पर, ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है और यह जो है फोटो डायोड पर आधारित रहता है। अगला क्वेश्चन में, एक ल्यूमन जो होता है इसमें कितना वाट होता है? 0.0016 वाट हो जाएगा, एक ल्यूमन में होता है, और एक ल्यूमन में जो 12.57 सीपी होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बताइए, प्रदीप्ति की इकाई जो होता है इसका प्रयोग फोटोक्रोमेटी में किया जाता है। बताइए कितना ग्राम प्रति घंटे की दर से जलने वाली मोमबत्ती को मानक मोमबत्ती माना जाता है? ये 7.776 हो जाएगा, 7.776 ग्राम जो होता है प्रति घंटे की दर से जलने वाली मोमबत्ती जो होता है इसका मानक, इसको जो है मानक मोमबत्ती के नाम से जाना जाता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, किसी खोखले गोले के इकाई क्षेत्रफल वाले वक्र तल से केंद्र पर जो बनी आयतनात्मक कोण जो होता है उस कोण को क्या कहा जाता है? उस कोण को ठोस कोण कहा जाता है, और ठोस कोण बराबर जो होता है वो गोले का, ठोस गोले के क्षेत्रफल हो जाएगा बट्टे त्रिज्या का स्क्वायर हो जाएगा। जैसे 4 पाई आर स्क्वायर गोले का क्षेत्रफल होता है, और त्रिज्या का जो होता है आर स्क्वायर हो जाएगा, इसको काटने पर 4 पाई हो जाएगा। और ठोस कोण जो होता है वो एस्टेरेडियन में मापा जाता है, और इस कोण को घन को और ठोस कोण जो होता है, ठोस कोण या घन कोण का अधिकतम मान जो होता है ये 4 पाई एस्टेरेडियन होता है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन बताइए, कैंडेला प्रदीप्ति और तीव्रता, कैंडेला जो है वो प्रदीप्ति तीव्रता की इकाई हो जाएगा। इसके चारों ओर जो है कितना ल्यूमेन फ्लक्स प्राप्त होता है? तो ये 4 पाई ल्यूमेन प्राप्त होता है, और इसको फ्लक्स जो होता है कैंडेला जो होता है इसको किस में व्यक्त किया जाता है? तो ये CD से व्यक्त किया जाता है। कैंडेला का जो मात्रक का प्रतीक जो होता है वो CD हो जाएगा। आगे बताइए, एक कैंडेला शक्ति जो होता है वो कितने ल्यूमेन प्रति एस्टेरेडियन के बराबर होता है? तो 1 ल्यूमेन प्रति एस्टेरेडियन के बराबर हो जाएगा। बताइए, किसी प्रकाश के स्रोत द्वारा उत्पन्न वह तीव्र प्रकाश जिसे आंखों से देखा नहीं जा सकता है अथवा देखने में कष्ट अनुभव होता है, उसको क्या कहा जाता है? उसे चौंध कहा जाता है, चौंध हो जाएगा, चौंध आ जाता है। जैसे सूर्य का सीधा प्रकाश जो अगर देखने पर जो सीधे प्रकाश आँख में जो है चौंध आ जाता है, जिसके कारण जो है दिखाई सही से नहीं देती है, यही चौंध के कारण जो है ये प्रकाश जो है दिखाई नहीं देती है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किरणावली गुणक जो होता है, बीम फैक्टर जिसे कहा जाता है, किरणावली गुणक का जो मान होता है वो मान जो होता है वो कितना होता है? ये किरणावली गुणक का जो परिभाषा यानी कि फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? ये किरणपुंज बटे लैंप का ल्यूमेन हो जाएगा। किरणपुंज बटे क्या होता है? लैंप का ल्यूमेन, ठीक है, लैंप का ल्यूमेन हो जाएगा। और एक अनुरक्षण गुणक होता है, अनुरक्षक गुणक बराबर जो होता है वो क्या होता है? ये सामान्य कार्यकारी स्थितियों के अंतर्गत प्रदीप्ति, और बट्टे में जो हो जाएगा प्रत्येक वस्तु साफ होने में प्रदीप्ति होता है। इसको थोड़ा कठिन है लेकिन ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछने वाला ही क्वेश्चन है, जो कि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आपको पूछने वाला क्वेश्चन रहता है। तो ये अनुरक्षण गुणांक जो हो जाएगा ये सामान्य कार्यकारी स्थितियों के अंतर्गत प्रदीप्ति हो जाएगा, बट्टे में जो हो जाएगा प्रत्येक वस्तु में साफ होने की प्रदीप्ति हो जाएगा। दोनों जो होता है ये इसके गुणक को, इसके अनुपात को ही अनुरक्षण गुणक कहा जाता है। इसको निकालिए। अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ये किरण वाली गुणक जो होता है, बीम फैक्टर जिसे कहा जाता है, इसका मान जो है ये कहाँ से कहाँ तक होता है? इसका मान जो होता है 0.3 से लेकर के 0.6 के बीच में इसका मान होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, स्रोत द्वारा उत्सर्जित कुल ल्यूमेन फ्लक्स तथा स्रोत की विनेश विद्युत शक्ति के अनुपात जो होता है इसको क्या कहा जाता है? उसको लैंप की दक्षता कहा जाता है। और लैंप की दक्षता का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो ये ल्यूमेन बट्टे वाट होता है। ल्यूमेन बट्टे वाट किसका मात्रक होता है? तो लैंप की दक्षता का होता है। और किसी स्रोत से उत्सर्जित कुल ल्यूमेन फ्लक्स तथा स्रोत के निवेश विद्युत शक्ति के अनुपात जो होता है इसको क्या कहते हैं? लैंप की दक्षता कहा जाता है। और लैंप की दक्षता बराबर जो सूत्र होता है निर्गत ल्यूमेन फ्लक्स होता है बट्टे निवेश विद्युत शक्ति, यानी कि ल्यूमेन बट्टे वाट होता है। इसी सूत्र के तहत निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उसके बाद जो है न्यूमेरिकल दिया हुआ है, सॉल्व किया हुआ है, इसको फार्मूला के तहत सॉल्व कर सकते हैं। बताइए, प्रकाश तल की
दो समीपवर्ती प्रकाश स्रोतों के बीच क्षैतिज दूरी और प्रकाश स्रोतों के कार्यस्थल से ऊंचाई के अनुपात जो होता है, उस स्थान को क्या कहते हैं? उस स्थान को ऊंचाई अनुपात कहा जाता है। और लेंथ के मध्य स्पेस ऊंचाई का अनुपात का सूत्र फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? ये लेंथ के मध्य में क्षैतिज दूरी हो जाएगा और बट्टा में जो हो जाएगा लेंथ की ऊंचाई हो जाएगा। इसका लेंथ के मध्य स्पेस ऊंचाई का फॉर्मूला जो हो जाएगा लैंपों के मध्य क्षैतिज दूरी हो जाएगा और बट्टे में जो होता है लैंपों की ऊंचाई हो जाएगा। और ये जो होता है इसका मान स्थायी ऊंचाई का अनुपात का मान जो होता है वो कितना से कितना के बीच में होता है? तो यह मान जो होता है 1 से 2 के बीच में होता है। स्थायी ऊंचाई का मान जो होता है वो 1 से 2 के बीच में होता है। और सदैव प्रकाश स्रोत के उचित ऊंचाई पर स्थापित करना, क्योंकि तल के ऊंचाई से बढ़ने से प्रकाश की तीव्रता का मान जो होता है वो क्या होता है? वो घट जाता है, घटेगा। ऊंचाई बढ़ने से उसका तीव्रता का मान जो हो जाएगा वो घट जाएगा। पता है प्रकाश स्रोत की संख्या तल के क्षेत्रफल के अनुसार ही होनी चाहिए। अर्थात जो है बड़े कमरे में कैसा बल्ब लगाया जाना चाहिए? अधिक लंबा, अधिक बड़ा बल्ब लगाना चाहिए। बड़ा कमरा जो होता है उसमें अधिक बल्ब ज़्यादा बल्ब लगाया जाना चाहिए। यही जो हो जाएगा प्रकाश की तल की प्रदीप्ति और स्थान ऊंचाई के अनुपात का नियम हो जाएगा। ये सारा इसका गुण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन उपयोगिता के गुणक के बारे में। जो इसका मान जो होता है प्रत्यक्ष प्रकाश के लिए उपयोगिता गुणक का मान जो होता है वो कितना से कितना के बीच में होता है? तो ये 0.4 से लेकर के 0.6 के बीच में हो जाएगा। और यह जो है अप्रत्यक्ष प्रकाश के लिए इसका मान प्रत्यक्ष के लिए जो होता है ये 0.4 से लेकर के 0.6 के बीच में होता है। और अप्रत्यक्ष का मान जो होता है वो 0.1 से लेकर के 0.5 के बीच में होता है। आगे क्वेश्चन है अवपात गुणक और अवक्षय में ह्रास का गुणक का जो मान होता है इसका मान 1.2 से लेकर के 1.4 के बीच में होता है। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा किसी प्रकाश स्रोत द्वारा किसी वस्तु के प्रकाशित तल पर पहुंचने वाली प्रदीप्ति उस तल से प्रकाश स्रोत की दूरी d के वर्ग व्युत्क्रमानुपाती होती है। और यह जो होता है प्रदीप्ति तीव्रता I के समानुपाती होती है। यह फार्मूला जो हो जाएगा प्रतिलोम वर्ग विस्थापन का नियम हो जाएगा। और यह नियम जो होता है E प्रोपोर्शनल टू होता है 1/d² हो जाएगा। 1/d², E प्रोपोर्शनल टू 1/d² होता है। d जो होता है यहाँ का दूरी, प्रकाश स्रोत के बीच की दूरी हो जाएगा। और I जो होता है वो प्रदीप्ति तीव्रता हो जाएगा। I E प्रोपोर्शनल टू I/d² हो जाएगा, जो कि E प्रोपोर्शनल समानुपाती होता है। प्रोपोर्शनल का मतलब जो होता है। अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा बताइए प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था यानी कि डायरेक्ट लाइट सिस्टम जो होता है इस विधि में बल्ब से प्रकाश जो है वो सीधे किस ओर की दिशा में चलती है? ये सीधे नीचे प्रकाशित किए जाने वाले तरल पर पड़ता है। प्रकाश की दिशा जो होता है सीधे नीचे प्रकाश की दिशा पड़ती है और वही तल में जाकर के पड़ती है। और इस विधि जो होता है प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था की विधि में बल्ब का कितना % भाग जो है प्रकाश जो है नीचे की ओर जाती है? ये 90% भाग जो है नीचे की ओर जाती है और अत्यंत भाग जो 10% भाग जो होता है वो इधर उधर फैल जाता है। और यह जो होता है प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था का यह विधि का नियम हो जाएगा। और इसी विधि प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था की विधि में भी इसी में भी चौंध आ जाता है। इसमें भी चौंध होता है और जिसके कारण छाया जो है ज़्यादा प्राप्त किया जा सकता है। अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था जो होता है इस विधि में बल्ब का प्रकाश जो होता है वो नीचे एक अपारदर्शी एवं अर्धवृत्ताकार परावर्तन का प्रयोग किया जाता है। और इसका प्रकाश जो है कितना % भाग जो है ऊपर छत की ओर परिवर्तित होता है? इसका उल्टा होता है, जो कि ये 90% भाग जो होता है यह ऊपर छत की ओर होता है और 10% भाग जो होता है वो इधर उधर होता है। और उसमें जो होता है प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था में जो होता है 90% भाग सीधे नीचे रहता है और 10% भाग जो है इधर उधर फैलता है। और अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था में 90% भाग जो होता है वो ऊपर जाता है और 10% भाग जो होता है वो इधर उधर फैलता है। और एक अर्ध प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था होता है जो कि सेमी डायरेक्ट लाइट सिस्टम होता है। इस विधि में जो है कितना % प्रकाश जो है ऊपर या दीवार पर जाता है? ये 10 से 40% जो है प्रकाश जो है ऊपर या दीवार पर जाता है। और इस विधि में परावर्तक के नीचे जो है अल्प पारदर्शी कांच प्लास्टिक का ढक्कन लगा हुआ रहता है, जिसके द्वारा जो है प्रकाश का 60 से 90% हिस्सा जो है नीचे फर्श पर पड़ता है। यानी कि बल्ब में जो है ये ढका हुआ रहता है प्रकाश का जो पारदर्शी कांच या प्लास्टिक से ढका हुआ रहता है, जो कि आपके रूम में भी पार्टनर लगाए हुए हैं। तो वो जो है नीचे की ओर प्रकाश जो होता है 60 से 90% भाग जो है इसका नीचे की ओर रहता है। और यह जो होता है अर्ध प्रत्यक्ष प्रकाश
व्यवस्था होता है, अर्ध प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था होता है। इस विधि में जो है 10 से लेकर के 40% प्रकाश जो है ऊपर दीवार की ओर चलता है और 60 से लेकर के 90% हिस्सा जो है नीचे फर्श की ओर दिखाई पड़ता है। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए जिसके द्वारा प्रकाश का 60 से लेकर के 90% भाग जो है छत की ओर ऊपर पहुंचता है और वहां पर परावर्तित होकर के 10 से लेकर के 40% नीचे फर्श पर आता है। यह प्रक्रिया जो होता है यह किस में होता है? यह अर्ध अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था होता है, यानी कि सेमी इनडायरेक्ट इंडक्शन, यानी कि सेमी इनडायरेक्ट और लाइटिंग सिस्टम के तहत ये प्रक्रिया होती है। बताइए लैंप जो है यह एक प्रकाशिक स्रोत है जो कि विद्युत धारा प्रवाहित होने पर क्या उत्पन्न करता है? प्रकाश उत्पन्न करता है। ठीक है, लैंप जो वह एक प्रकाशिक स्रोत है जो कि विद्युत धारा लैंप में जब प्रकाशित किया जाता है तो यह जो है प्रकाश को उत्पन्न करता है। बताइए डायरेक्ट जो विभिन्न प्रकाशीय व्यवस्थाओं का प्रकाश का वितरण में डायरेक्ट का जो होता है वो डायरेक्ट का जो होता है अपवार्ड जो होता है वो कितना से कितना के बीच परसेंटेज होता है? अपवार्ड जो डायरेक्ट का होता है 0 से 10% होता है और इसका जो होता है डाउनवार्ड जो होता है वो 90 से 100 के बीच में हो जाएगा। और सेमी डायरेक्ट में जो होता है यही 10 से 40 जो होता है वो अपवार्ड होता है और डाउनवार्ड जो होता है वो 60 से लेकर के 90% के बीच में होता है। और सामान्य विसरण जो होता है उसमें जो होता है उसमें कितना परसेंट अपवार्ड होता है? उसमें 40 से 60% होता है, उसमें 40 से 60% सामान्य विसरण में होता है और 40 से 60 के बीच में इसमें डाउनवार्ड दोनों जो होता है इसमें सेम ही ऊपर नीचे दोनों में सेम ही होता है। और सेमी इनडायरेक्ट जो होता है इसमें जो है कितना परसेंट ऊपर होता है? 60 से लेकर के 90% ऊपर होता है और 10 से लेकर के 40% नीचे होता है। और इनडायरेक्ट जो होता है इसमें 90 से 100% ऊपर होता है और नीचे जो होता है वो 0 से 10% होता है। बताइए अच्छी लाइटिंग जो है ये पूर्णतः डायरेक्ट होते हैं या नहीं होते हैं? अच्छी लाइटिंग जो है न तो पूर्णतः डायरेक्ट होती है और न ही पूर्णतः जो है इनडायरेक्ट होती है। यह जो है संतुलन की स्थिति में रहती है, यानी कि ये बीच का स्थिति, अच्छी लाइटिंग जो रहता है वो संतुलन की स्थिति यानी कि बीच का स्थिति में रहता है। न तो पूर्णतः यह डायरेक्ट होती है और न ही पूर्णतः इनडायरेक्ट होती है। मतलब लैंप की ज्योति तीव्रता का शुद्धता करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका ल्यूबन ब्रोडम फोटोमीटर का उपयोग जो है ये लैंप की ज्योति तीव्रता को शुद्ध करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के विभिन्न रंगों की तुलना करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ये ग्लाइड फ्लिकोमीटर का उपयोग किया था। ग्लाइड फ्लिकोमीटर से ही प्रकाश के विभिन्न रंगों की तुलना जो है वो ग्लाइड फ्लिकर या फोटोमीटर का प्रयोग करके किया जाता है। जब प्रकाश एक समान और पर्याप्त होगा तो प्रदीप्ति जो होता है वो कैसा होता है? जब प्रकाश जो है एक समान और पर्याप्त होता है तो प्रदीप्ति का मान जो होता है वो हमेशा अच्छा होता है, अच्छा प्रदीप्ति माना जाता है। और अच्छा प्रदीप्ति का जो है विशेषता जो होता है प्रकाश स्रोत द्वारा पर्याप्त प्रकाश उत्सर्जित करना चाहिए, ये भी विशेषता होता है। प्रकाश जो है सीधे आंखों पर नहीं पड़ना चाहिए, सीधे आंखों पर अगर पड़ता है तो उसमें चौंध आती है, इसीलिए प्रकाश जो है सीधे आंखों पर नहीं पड़ना चाहिए, जो कि यह जो हो जाएगा अच्छे प्रदीप्ति प्रकाश का गुण हो जाएगा ये सारा। और चौंध जो है विकसित नहीं होना चाहिए, उसमें सीधे प्रकाश नहीं पड़ेगा आंख पर तो चौंध बिल्कुल नहीं आएगी, इसलिए जो है अच्छी प्रदीप्ति का यह नियम हो जाएगा। और उपयुक्त शेड जो होता है इसमें जो है रिफ्लेक्टर होना चाहिए, यह जो है मुख्य कार्य हो जाएगा इसका। उपयुक्त शेड जो होता है इसमें रिफ्लेक्टर का होना जो है अच्छा प्रदीप्ति में बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगला क्वेश्चन, जिस लैंप से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ऊष्मा और प्रकाश दोनों उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है? ऊष्मा और प्रकाश दोनों उत्पन्न होता है तो उसे जो है ताप दीप्त लैंप कहा जाता है। ठीक है, कौन सा लैंप कहते हैं? ताप दीप्त लैंप कहा जाता है। ऊष्मा और क्या प्रकाश होता है दोनों में? ऊष्मा और प्रकाश दोनों उत्पन्न होता है। जिसमें ऊष्मा और प्रकाश दोनों उत्पन्न होता है उसमें क्या कहते हैं? ताप दीप्त लैंप कहा जाता है। और यह जो है मुख्यतः कितने प्रकार के होता है? 2 प्रकार के ही होता है। ठीक है, 2 प्रकार की हो जाए, जो कि कार्बन फिलामेंट लैंप हो जाएगा और एक जो होता है धात्विक फिलामेंट लैंप हो जाएगा। एक कार्बन फिलामेंट लैंप हो जाएगा और दूसरा जो होता है वो धात्विक फिलामेंट लैंप हो जाएगा। पर एक कार्बन फिलामेंट लैंप जो होता है इसकी संरचना में
वायु रहित निर्वात कांच में बल्ब में एक कार्बन का फिलामेंट लगाया, जो कि यह जो होता है इसमें वायु रहित निर्वात जो होता है उसमें जो है एक बल्ब में एक कार्बन का फिलामेंट उसमें लगाया जाता है, उसे ही कार्बन फिलामेंट लैंप कहा जाता है। तो ये आज का जो है होमवर्क जो है यहीं तक दिया गया था, कार्बन फिलामेंट तक ही दिया गया था। तो जो भी हो सका इस क्लास को पूरा करवा दिया गया है, जो कि क्वेश्चन जो है आज बनने वाला नहीं था, फिर भी जो भी क्वेश्चन इससे बनने वाला क्वेश्चन था उसको पूरा करवा दिया गया। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक जो दिया गया था वो आपको दिया गया था करंट अफेयर्स का, कंप्यूटर का दिया गया था। कंप्यूटर का दिया गया था जो कि ये 15 नंबर का 15 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कंप्यूटर का जो भी क्वेश्चन बनने वाला है, जो भी क्वेश्चन था उसको अब करवाते हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, उसके बाद जो है लुसेंट का जो होमवर्क आपको दिया गया था वो भी करवाया जाएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाए, यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली जो होता है विशेष रूप से प्रयोग में जो लाई जाता है, यह किसके प्रयोग में लाया जाता है? ये वेब सर्वर जो होता है, वेब सर्वर के लिए इसका उपयोग किया है। वेब सर्वर के लिए जो है यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य मतलब विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। आगे बताइए, सी और बेसिक और कोबल और जावा, ये सभी जो है ये क्या है एक प्रकार का, ये उच्च स्तरीय भाषा, उच्च स्तरीय कंप्यूटरीकृत भाषा हो जाएगा। बताइए वह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको ट्रांसलेट की आवश्यकता नहीं होती, वह कौन सा भाषा होता है? वह मशीनी भाषा होता है, और मशीनी भाषा को ही कंप्यूटर समझता है, ये भी ध्यान रखिएगा। वह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको ट्रांसलेट करने की आवश्यकता जो है वो नहीं होती है, उसे मशीनी लैंग्वेज कहा जाता है। आगे बताइए, मशीनी इंडिपेंडेंट प्रोग्राम जो है ये किस प्रकार का लैंग्वेज है? ये हाई लेवल लैंग्वेज हो जाएगा, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है वो मशीनी लैंग्वेज को ही, मशीनी इंडिपेंडेंट प्रोग्राम को ही कहा जाता है। बताइए गलती एक एल्गोरिदम है जिसमें गलत परिणाम निकलते हैं, इसको क्या कहा जाता है? इसको लॉजिकल एरर कहा जाता है, लॉजिकल एरर होता है। और कंप्यूटर की अशुद्धि जो गलती जो होता है उसको जो है बग कहा जाता है। बताइए मशीनी लैंग्वेज जो प्रयोग की जाती है वो किस कोड में किया जाता है? ये न्यूमेरिक कोड में किया जाता है, न्यूमेरिक कोड का उपयोग करके मशीनी लैंग्वेज में प्रयोग किया जाता है। बताइए सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव जो होता है वो किस भाषा में होता है? ये कोबोल भाषा में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन जो होता है वो कोबोल भाषा में होता है। बताइए अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा जो होता है ये कौन सा भाषा हो जाएगा? ये कोबोल भाषा ही हो जाएगा। बताइए बेसिक भाषा का प्रयोग जो किया जाता है वो किसको सिखाने में किया जाता है? ये सरल भाषा को सिखाने में किया जाता है। सरल भाषा को सिखाने में किसका उपयोग करते हैं? बेसिक भाषा का उपयोग किया जाता है। आगे बताइए बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? जॉन जी कैमी के द्वारा किया गया। जॉन जी कैमी ने ही बेसिक भाषा जो है इसका प्रयोग सबसे पहले मतलब भाषा का विकास किए थे, और ये किस वर्ष किया गया था? 1964 ईस्वी में किया गया था। बताइए कोबल भाषा का प्रयोग जो है वो किसके रूप में किया जाता है? ये व्यवसाय के रूप में किया जाता है। कोबल का उपयोग जो किया जाता है वो व्यवसाय के रूप में किया जाता है। और आगे बताइए उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में जो बदलने का काम करता है वो कौन करता है? ये कंपाइलर, ठीक है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों होता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो है उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है, और कंप्यूटर जो है वो मशीनी भाषा को ही समझता है। पता है वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा जो था वो कौन था? फॉर्ट्रॉन हो जाएगा। फॉर्ट्रॉन जो होता है ये वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा हो जाएगा। और एक ऑरेकल जो होता है वो एक प्रकार क्या है? एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर हो जाएगा, ठीक है। डाटाबेस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर ऑरेकल हो जाएगा। बताइए सी भाषा जो है, सी लैंग्वेज का विकास जो है वो किसने किया था? रिचर्ड रिच्ची के द्वारा किया गया। रिचर्ड रिच्ची ने जो है सी भाषा का विकास किया है। और जॉन जी कैमी ने जो किया है वो बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, स्नोबॉल जो है, स्नोबॉल के आविष्कार जो है वो किसको माना जाता है? ग्रिस बॉल को माना जाता है। ग्रिस बॉल जो हो जाएगा वो स्नोबॉल का आविष्कारक माना जाता है। और पास्कल जो है ये पास्कल का कंपाइलर जो लिखा जाता है वो पास्कल जो है, पास्कल का कंपाइलर लिखा हो जाता है वो किस में लिखा जाता है? ये पास्कल में ही लिखा जाता है। बताइए वर्ड प्रोसेसर और स्प्रेडशीट का उदाहरण जो है ये किसका उदाहरण हो जाएगा? यह एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसर और स्प्रेडशीट जो है एक प्रकार क्या है? तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा एक प्रकार का। बताइए निम्न स्तरीय भाषा यानी कि लो लेवल लैंग्वेज ये किस भाषा का भाग हो जाएगा? ये असेंबली भाषा या मशीनी भाषा का ही भाग हो जाएगा। बताइए सी भाषा का विकास जो है वो कब किया गया था? 1972 में किया गया था। और ये जो 1972 में जो किया गया है वो रिचर्ड रिच्ची के द्वारा किया गया, डेनिस रिच्ची के द्वारा किया गया सी भाषा का।
बताइए कोबल जो है वो एक प्रकार क्या है, ये कंप्यूटर भाषा हो जाएगा, ठीक है। कोबल एक प्रकार का कंप्यूटर भाषा हो जाएगा। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो किस प्रकार का उदाहरण है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट जो हो जाएगा, वर्ड जो हो जाएगा, ये एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। बताइए जब कंप्यूटर मशीन के इंस्ट्रक्शन और एग्जीक्यूट करता है तो इंस्ट्रक्शन फेज के बाद जो है एग्जीक्यूशन फेज जो होता है उसको क्या कहा जाता है, वो एग्जीक्यूशन फेज जो होता है उसको जो फेज जो होता है उसको जो वायरस कहा जाता है। और किसी प्रोग्राम में बग जो होता है उसको एरर कहा जाता है। बताइए अंग्रेजी भाषा के तरह जो है उच्च स्तरीय भाषा जो है वो कौन सा भाषा हो जाएगा, ये कोबल हो जाएगा। अंग्रेजी भाषा की तरह जो है उच्च स्तरीय कंप्यूटरी भाषा जो हो जाएगा वो कोबल भाषा हो जाएगा। बताइए फोरट्रॉन जो है वो किस तरह का भाषा है, ये उच्च स्तरीय भाषा हो जाएगा, ठीक है। उच्च स्तरीय भाषा फोरट्रॉन भाषा हो जाएगा। बताइए निर्देशों का एक समूह जो है वो क्या कहलाता है, ये प्रोग्राम कहलाता है। निर्देशों का एक समूह जो होता है उसको प्रोग्राम कहते हैं। आगे हो जाए कौन सा एक एल्गोरिथम है जो कि ग्राफिकल प्रतिनिधित्व करता है, ये फ्लो चैट के द्वारा किया जाता है। बताइए गलती एक एल्गोरिथम है जो कि गलत परिणाम निकलता है, जिसे क्या कहते हैं, लॉजिकल एरर जिसे कहा जाता है, लॉजिकल एरर हो जाएगा। बताइए कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा सीधे संचालित किए जाने वाले निर्देश जो होता है, निर्देश का एक सेट जो होता है उसको क्या कहते हैं, उसको स्टाइल शीट लैंग्वेज कहा जाता है, स्टाइल शीट लैंग्वेज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है उसे क्या कहा जाता है, मशीनी भाषा, ठीक है, मशीनी भाषा हो जाएगा। बताइए असेंबली लैंग्वेज जो है वो कौन सा लैंग्वेज को कहा जाता है, लो लैंग्वेज जो होता है उसको असेंबली लैंग्वेज कहा जाता है। बताइए प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा जो था वो कौन था, ये फोरट्रॉन हो जाएगा। फोरट्रॉन जो हो जाएगा ये प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा हो जाएगा। और स्क्रिप्टिंग भाषा जो है ये कौन सा हो जाएगा, ये भी फोरट्रॉन जो है ये स्क्रिप्टिंग भाषा हो जाएगा। बताइए कंप्यूटर भाषा में फोरट्रॉन जो है किस क्षेत्र में उपयोग किया जाता है, वैज्ञानिक। फोरट्रॉन जो है वो वैज्ञानिक क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है, वैज्ञानिक क्षेत्र में जो है फोरट्रॉन का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा जो है वो किसका प्रयोग किया गया था, ये जावा का उपयोग किया था, जावा का उपयोग किया गया था, जावा, ठीक है। तो जो भाषा कंप्यूटर के प्रयोग में मनुष्यों की भाषा के समान होती है और समझने में आसान होती है उस भाषा को क्या कहते हैं, उसको उच्च स्तरीय भाषा कहा जाता है, ठीक है। उच्च स्तरीय भाषा जो कि मनुष्य जो है कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है, मनुष्य की भाषा जो है समान होती है और यह भाषा जो है समझने में आसान होती है, इसे उच्च स्तरीय भाषा कहते हैं। देखिए कौन सा मशीन जो है इंडिपेंडेंट प्रोग्राम पर आधारित होता है, ये हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है यही जो होता है वो मशीनी इंडिपेंडेंट प्रोग्राम पर आधारित होता है। बताइए बेसिक कौन सी भाषा है, ये प्रोसीजरल जो होता है ये बेसिक भाषा हो जाएगा। बताइए निर्देशों का एक समूह जो क्या कहलाता है, ये प्रोग्राम कहलाता है, निर्देशों का एक समूह जो कि एक प्रोग्राम कहलाता है। बताइए कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां जो है वो किस कारण से होती है, ये क्रमादेश त्रुटि के कारण होती है। बताइए किसी टास्क को पूरा करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स के सेट जो होता है उसको क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहा जाता है, उसे एल्गोरिथम होता है, ये भी ना। आगे बताइए भाषा जो एक कंप्यूटर समझ सकता है वह कौन सी भाषा होती है, ये मशीनी भाषा हो जाएगा, ठीक है, मशीनी भाषा होता है। और अब जो है ये टॉपिक जो है ये कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर जो था उसको समाप्त कर दिया गया। इसमें जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन जो दिया गया जो कि पूछा हुआ सारा क्वेश्चन है, कोई भी एग्जाम में सारा पूछा हुआ क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को लाया गया है। बताइएगा प्रवाह चार्ट यानी कि फ्लो चार्ट के संबंध में यह जो होता है एक एल्गोरिथम का एक चित्रात्मक निरूपण जो है वो नहीं कर पाता है। इसमें फ्लो चार्ट जो होता है, प्रवाह का फ्लो चार्ट जो होता है वह एल्गोरिथम का चित्रात्मक का निरूपण जो है वो नहीं कर पाता है। आगे क्वेश्चन बताइएगा, यदि आपको फ्लो चार्ट में IF और इल्सो कंस्ट्रेंट कार्यान्वयन करना है तो इसमें जो है किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, इसमें जो है निर्याग वर्ग का उपयोग किया जाता है, निर्याग वर्ग हो जाएगा। बताइए यदि आप फ्लो चार्ट में एकाधिक मान का इनपुट लेना चाहते हैं तो आप जो है किस चतुर्भुज का उपयोग करेंगे, इसमें जो है समांतर चतुर्भुज का उपयोग किया जाता है। बताइए फ्लो ऑफ कंट्रोल के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है, फ्लो ऑफ कंट्रोल के लिए जो है इसमें जो है ये चिन्ह जो है तीर का चिन्ह का उपयोग किया जाता है, ठीक है, फ्लो ऑफ कंट्रोल के लिए तीर का चिन्ह का उपयोग किया जाता है। बताइए कौन सा चिन्ह जो है फ्लो चार्ट की शुरुआत या समाप्ति को दर्शाता है,
ये अंडाकार हो जाएगा। अंडाकार जो एक प्रकार का चिन्ह हो जाएगा जो कि ये फ्लोचार्ट को की शुरुआत या समाप्ति को दर्शाता है। बताइए सिंटैक्स एरर जो होता है ये किस प्रकार का युक्ति है? ये कंट्रोल युक्ति हो जाएगा। कंट्रोल युक्ति जो होता है वो सिंटैक्स एरर को कहा जाता है। बताइए जो प्रोग्राम एक सिस्टम के फंक्शन को दूसरे सिस्टम में नकल करेगा उसको क्या कहते हैं? उसको एम्यूलेटर कहा जाता है, एम्यूलेटर। बताइए मशीनी भाषा के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है? यानी कि मशीनी भाषा जो है मशीनी भाषा मशीन पर ही निर्भर करता है, यही इसका सत्य हो जाएगा। बताइए मशीनी लैंग्वेज जो है, ये मशीनी लैंग्वेज का प्रयोग जो है किस कोड के लिए किया जाता है? ये न्यूमेरिक कोड के लिए किया जाता है। न्यूमेरिक कोड के लिए जो है मशीनी भाषा का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, बताइए 0 और 1 जो लिखा जाता है वह किस भाषा में प्रयोग किया जाता है? ये बाइनरी कोडेड रहता है और ये मशीनी भाषा में ही उपयोग किया जाता है इसका उपयोग। अगला क्वेश्चन बताइए कार्यात्मक भाषा के रूप में किसको जाना जाता है? गैर प्रक्रियात्मक भाषा जो होता है इसको जो है ये कार्यात्मक भाषा का संज्ञा दिया गया है। बताइए लॉजिक प्रोग्रामिंग भाषा का जनक के जो है वो किसे जाना जाता है? तो गैर प्रक्रियात्मक भाषा जो होता है इसको जो है लॉजिक प्रोग्रामिंग और कार्यात्मक भाषा दोनों जो है गैर प्रक्रियात्मक भाषा को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाए असेंबली लैंग्वेज में प्रयुक्त ट्रांसलेटर प्रोग्राम जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसको असेंबलर कहा जाता है। असेंबली लैंग्वेज में प्रयुक्त ट्रांसलेटर जो होता है इसको क्या कहते हैं? असेंबलर कहा जाता है। बताइए कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा बिट्स की धारा के रूप में लिखा जाता है? ये उच्च स्तरीय भाषा होता है। उच्च स्तरीय भाषा जो होता है इसमें जो है प्रोग्रामिंग भाषा को बिट्स की धारा के रूप में लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए जटिल वैज्ञानिकों की गणना का प्रयोग जो है वो किसके लिए किया जाता है? यानी वैज्ञानिक के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो फोर्ट्रॉन का उपयोग किया जाता है। और फोर्ट्रॉन जो है एक प्रकार का कौन सी भाषा है? तो ये उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा हो जाएगा। उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा हो जाएगा। तो कंप्यूटर का भी जितना भी होमवर्क दिया गया था वो भी समाप्त कर दिया गया। अब जो लुसेंट में भी आपको होमवर्क जो दिया गया था उसको अब देख लेते हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, अब जो है आप लोग जवाब दीजिएगा सही से, क्योंकि वो जो गरा था वो समाप्त कर दिया गया है। अब जो है नेक्स्ट जो दिया गया था लुसेंट का होमवर्क दिया गया था वो होमवर्क आपको सभी लोग जो पढ़ के आए होंगे वो पूरा जवाब आप लोग जोर जोर से दीजिएगा। बोलिए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है वो किसको बनाया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया है। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय ये किसे बनाया गया है? तो ये लॉर्ड कैनिंग। अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय हो जाएंगे तो वो लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। और प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया था। और भारत का अंतिम वायसराय किसे बनाया गया था? लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया। लॉर्ड माउंटबेटन को अंतिम वायसराय बनाया गया है। और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसको बनाया गया है? गवर्नर जनरल। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन को ही बनाया गया है। इसमें भारतीय लगाया जाए, स्वतंत्र भारत का भारतीय गवर्नर जनरल अगर लगाया जाएगा तब सी राजगोपालाचार्य हो जाएंगे। ऐसे स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो हो जाएंगे भारत का वो हो जाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। बताइए भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। और भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएंगे। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन बनाए गए थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को बनाया गया था। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। और भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। और भारत के पहले शिक्षा मंत्री किसे बनाया गया था? अबुल कलाम आजाद को बनाया गया है। ठीक है, अबुल कलाम आजाद को बनाया गया है। आगे बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले पहले मंत्री जो है वो किनको बनाया गया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो जाएंगे। और यह जो है 1950 में मंत्रिमंडल पद से इस्तीफा देने वाले व्यक्ति हो जाएंगे 1950 में। 51 में जनसंघ का स्थापना इन्हीं के द्वारा किया गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। आगे बढ़िए प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ जो है वो किसे बनाया गया है? ये एयर मार्शल सर थॉमस एमस्ट को बनाया गया। और भारत के प्रथम वायुसेना के सेनाध्यक्ष किसे बनाया गया है? एयर मार्शल एस मुखर्जी को वायुसेना का सेनाध्यक्ष बनाया गया था। और भारत के प्रथम नौसेना का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी को बनाया गया है। और भारत के प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है किसको बनाया गया है? जनरल एम राजेंद्र सिंह को बनाया गया है। और स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ जो है किसको बनाया गया है? ये जनरल करियप्पा को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन लोकसभा के पहले अध्यक्ष जो है वो किसको बनाया गया है? गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर को बनाया गया है। आगे हो जाए स्वतंत्र भारत में जन्मे
भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? न्यायमूर्ति सरोज होमी कपारिया, एच.जी. कपारिया हो जाएंगे, जो कि 29 सितंबर 1947 को इनका जन्म हुआ था। आगे बढ़े, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश जो बनाए गए थे अध्यक्ष के रूप में, वो कौन बनाए गए थे? डॉक्टर नागेंद्र सिंह को बनाया गया था। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश जो है वो किनको बनाया गया था? ये बेनेगल रामाराव को बनाया गया है, बेनेगल रामाराव हो जाएंगे। बताइए, राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति जो बनाया गया था वो किसको बनाया गया था? हसरत मोहानी को बनाया गया है। आगे हो जाएगा, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। ठीक है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? A.R. रहमान हो जाएंगे। ठीक है, और भारत रत्न पुरस्कार सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन हो जाएंगे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएंगे। अगला हो जाएगा, ICS में सफल होने वाले प्रथम व्यक्ति जो बनाए गए थे वो कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर हो जाएंगे। ठीक है, और अंतरिक्ष पहुंचने वाला पहला भारतीय व्यक्ति कौन हो जाएंगे? राकेश शर्मा, राकेश शर्मा अंतरिक्ष में हो जाएंगे। और इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय कौन हो जाएंगे? तो मिहिर सेन, आरती सेन जो है महिला में हो जाएगी और पुरुष में हो जाएगा तो ये मिहिर सेन हो जाएंगे। पाक स्टेट तैराकी प्रतियोगिता जीतने वाला प्रथम व्यक्ति कौन हो जाएंगे? वैद्यनाथन। ठीक है, और बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट पर की चोटी पर चढ़ने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? फू दोरजी हो जाएंगे, फूकते फूकते ही बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ गए थे। ठीक है, बताइए, और ये 1984 में चढ़े थे, 9 मई 1984 को एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचे थे। बताइए, भारत का भ्रमण करने वाला पहला व्यक्ति जो था चीनी यात्री वो कौन था? फाहियान हो जाएगा। ठीक है, पहला फाहियान हो जाएगा, जो कि किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में आया था। और मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज जो था वो कौन था? कैप्टन हॉकिंस हो जाएगा। ठीक है, भारत आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? D.D. आइजनहोवर हो जाएंगे। ठीक है, और भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटेन के ये होराल्ड M.C. मिलोन हो जाएंगे। M.C. मिलोन जो कि भारत के प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री हो जाएंगे। और भारत आने वाले प्रथम रूसी प्रधानमंत्री कौन थे? निकोलाई बुलागारिन, निकोलाई बुलागारिन हो जाएंगे, जो कि प्रथम रूसी प्रधानमंत्री हो जाएंगे। और भारत की प्रथम महिला पायलट जो थी वो कौन थी? J.R.D. टाटा हो जाएंगे। मतलब भारत का प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? जेम्स ए हिक्की। ठीक है, जेम्स ए हिक्की हो जाएंगे। और भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचालन करने का वाला प्रथम व्यक्ति कौन हो जाएगा? ये भी जेम्स ए हिक्की हो जाएगा। मतलब विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन हो जाएंगे? ये प्रकाश पादुकोण हो जाएंगे, जो कि दीपिका पादुकोण के पिताजी हो जाएंगे। और ये 1983 में पदक को प्राप्त किए थे, कांस्य पदक मिला था। तो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर जो था वो कौन था? अप्सरा। और इसका निर्माण कब हुआ था? 1956 में इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, 56 में हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी जो था वो कौन था? INS चक्र हो जाएगा। सीधे प्रथम परमाणु पनडुब्बी हो जाएगा, चक्र हो जाएगा। और भारत का प्रथम सिर्फ पनडुब्बी हो जाएगा तो ये हो जाएगा INS कावेरी हो जाएगा। ठीक है, और भारत का प्रथम विमान वाहक पोत जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? INS विक्रांत हो जाएगा। विमान वाहक पोत INS विक्रांत हो जाएगा। और भारत का प्रथम मध्यम दूरी का मिसाइल जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? अग्नि हो जाएगा। ठीक है, अग्नि मध्यम दूरी का हो जाएगा। और भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र हो जाएगा वो हो जाएगा पृथ्वी हो जाएगा। भारत का प्रथम आणविक केंद्र जो है वो कहाँ खोला गया था? तारापुर महाराष्ट्र में खोला गया है। और भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय हो जाएगा। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन जो हुआ वो कब हुआ है? 1951 में हुआ है। और ये नई दिल्ली में खेला गया है। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, देश की पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रम का प्रकाशन जो हुआ वो कब हुआ है? 1982 से हुआ। 15 अगस्त 1982 को रंगीन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। मतलब प्रथम मूक फिल्म जो हो जाएगी वो कौन हो जाएगी? राजा हरिश्चंद्र। और इसका निर्माता जो किया गया था वो फाल्के के द्वारा 1912 में किया गया है। मतलब प्रथम बोलती फिल्म जो थी वो कौन थी? आलम आरा। इसका अर्धश्री ईरानी जो हो जाएगा इसका निर्देशक हो जाएगा, जो कि ये जो हो जाएगा 1931 में ये फिल्म बनी थी। मतलब भारत की पहली टेक्निकल फिल्म जो थी वो कौन थी? झांसी की रानी। और 3D फिल्म कौन थी? माई डियर कुट्टी चाटन। माई डियर कुट्टी चाटन हो जाएगी। और प्रथम परियोजित सीरियल जो था वो कौन था? हम लोग हो जाएगा। ठीक है, हम लोग 1984 हो जाएगा। और भारत का प्रथम समाचार पत्र जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? बंगाल गजट 1780 हो जाएगा। बताइए प्रथम महिला रोजगार कार्यालय जो है वो कब खोला गया था? कहाँ खोला गया था? जयपुर में खोला गया। ठीक है, भारत का प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड जो है ये कहाँ में खोला गया है? ये इडुक्की केरल में खोला गया है। बताइए सबसे लंबा सड़क पुल जो हो जाएगा ये कौन हो जाएगा?
भूपेन हजारिका पुल हो जाएगा। ठीक है, भूपेन हजारिका सबसे लंबा सड़क पुल हो जाएगा, जो कि ये भूपेन हजारिका पुल जो है इसका लंबाई जो हो जाएगा 9.15 किलोमीटर हो जाएगा और चौड़ाई 12.9 मीटर हो जाएगा। और यह जो है ब्रह्मपुत्र से निकलने वाली लोहित नदी पर बनाया गया है, जो कि असम से ढोला से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश के सादिया को जोड़ता है। और इसका निर्माण जो है पीपी के तहत जो है नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड के द्वारा 256 करोड़ की लागत में किया गया है। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा पशुओं का मेला जो है ये कहाँ में लगाया जाता है? ये सोनपुर बिहार में लगाया जाता है। ठीक है, और सबसे ऊंचा मीनार जो है वो कहाँ स्थित है? भारत का दिल्ली में हो जाएगा, कुतुब मीनार हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ये बनवाया गया है और इसका संपूर्ण कार्य जो करवाया गया ये इल्तुतमिश के द्वारा ये पूरा करवाया गया है। और सबसे बड़ी झील जो है ये कौन सी झील है? भारत की बुल्लर झील हो जाएगा, जो कि कहाँ स्थित है? ये जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। तो पूरा क्लास जो है आपको होमवर्क के माध्यम से पूरा क्लास को करवा दिया गया है, जो कि क्लास जो था आपको होमवर्क जितना भी मिला हुआ था सारा होमवर्क से क्लास को करवा दिया गया है। क्लास बाकी कैसा लग रहा है कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी क्लास के लिए जो है हमेशा चैनल से जुड़े रहें और हमेशा क्लास जो है ये आपको मिलता रहेगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले नए लोग जो है, और उसके बाद बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि क्लास हमेशा मिलता रहेगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।